नमस्ते जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है तेज कुमार सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मास्टर ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली। अब इंडस वैली का डिक्लाइन क्यों हुआ, इसका किसी के पास भी एक कंसिस्टेंट आंसर नहीं है। हर कोई अपनी अपनी थियरी के साथ आता है और फिर वापस चले जाता है, लेकिन कोई भी इसका एक्चुअल रीजन नहीं जान पाया है। क्योंकि जहां पर एक तरफ मोहेंजोदारो और धोलावीरा में ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हुआ, वहीं पर दूसरी तरफ कालीबंगन में और बानबली में एकदम ऑल ऑफ अ सडन एक डिक्लाइन हो गया। तो इसका कोई भी एक प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते, लेकिन कुछ बहुत ही एक सर्टिफाइड कुछ थियरीज हैं इस चीज़ को लेके, और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे पहली थियरी, वो है आर्यंस की। अब आर्यंस क्यों, इसके लिए सबसे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन ये टाइमलाइन के बारे में जानना होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइमलाइन 2100 से लेकर 1900 BCE का था, और जो आर्यंस का इमर्जेंस इंडिया में था वो भी इसी 1900 BCE के अराउंड ही हुआ था। तो हो सकता है कि माइटी ट्राइब्स जैसे कि आर्यंस के कंटिन्यूअस अटैक्स की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। दूसरा जो एक रीजन हो सकता है वो है फ्लड्स। इसलिए क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस रिवर के अराउंड था, तो हो सकता है कि इंडस रिवर के अंदर जो बहाव है वो तेज होने की वजह से, बहाव बढ़ जाने की वजह से फ्लड्स आ गए हों, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन डूब गई हो। और तीसरा थियरी ये है कि हो सकता है कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे कि भूकंप, सुनामी, आंधी, ये सब रीजन हो इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करने में। तो ये कुछ ऐसी थियरीज थी जो कि बहुत ही हद तक मानी गई हैं इंडस वैली के डिक्लाइन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड था क्या? अब हम इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक बहुत पॉपुलर नाम हम जान लेते हैं, जो कि बहुत काम आएगा हमें इस टॉपिक को पढ़ने में। अर्ली वैदिक पीरियड को एक और बहुत ही पॉपुलर नाम से जाना जाता था, उसको कहा जाता था ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक क्यों? हमने बहुत सारे वेदों का नाम सुना होगा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, ऐसे ही 4 वेद हैं। तो उनमें से ये चारों के चारों जो थे ये वैदिक पीरियड के अंदर ही कंपोज किए गए थे, और इसीलिए जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसके अंदर जो ऋग्वेद था वो कंपोज किया गया था, और इसलिए इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये अर्ली वैदिक पीरियड की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसे कि हमने बात की आर्यंस की, तो जो वर्ल्ड है उसमें सेंट्रल एशिया जो एरिया है, जैसे ये एशिया है, तो जो सेंट्रल एशिया है जहाँ पे आज का सऊदी अरब, ईरान, ये सब जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर आते हैं। तो सेंट्रल एशिया से ही ये यहाँ से कुछ ग्रुप्स थे जो कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ हर जगह गए थे ग्रुप्स बांट के। हो सकता है कि उधर कुछ फमीन या ऐसा कुछ आया हो जिसकी वजह से उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी, तो यही उन्होंने किया था। तो कुछ लोग थे जो कि इंडिया में आए थे ईस्ट साइड में। तो जो लोग इधर सबसे पहले उन लोगों ने हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस किया, और उसके बाद जो सबसे पहले जहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया उस जगह को कहते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु इसीलिए क्योंकि इस जगह से 7 नदियां फ्लो करती थी, और वो उनमें से कुछ बहुत ही जो फेमस नदी है जिनका नाम सबने सुना होगा, ब्यास,
रवि, सतलज, गोमती, सिंध नदी जो इंडस रिवर है, ये 5 ऐसी नदी थी जो कि इधर से बहती थी, और भी 2 ऐसी नदी थी जो कि उधर से बहती थी, और ये सप्त सिंधु, ये सारी 7 नदियां मिला के ये सप्त सिंधु बनाता था। और इधर ही सबसे पहले जो आर्यंस थे उन्होंने अपना सेटलमेंट बनाया था। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी जगह पे आर्यंस को इंडो आर्यंस कहा गया है। इंडो आर्यंस वो लोग थे जो वो आर्यंस थे जो इंडिया में आए थे, तो उन लोगों का नाम रखा गया इंडो आर्यंस। इंडो मतलब इंडिया, इंडियन आर्यंस। अब ईरान की एक और बहुत ही, अब हम बात करें उनके रीजन की, तो जैसा कि हमने बताया कि वो सेंट्रल एशिया में कहीं पे आए थे, तो वो रशिया के नीचे पार्ट में कहीं से तो इमर्ज हुए थे। अगर ये रशिया है तो इसके नीचे के कहीं के पार्ट से वो इमर्ज किए थे, जैसा कि हमें अभी तक पता चला है। और जो ईरान है, ईरान की बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है जिसको कहते हैं ज़ेंड अवेस्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि जो ज़ेंड अवेस्टा है, इसी बुक की जो सिमिलैरिटीज है वो बहुत ही हद तक आज हिंदुइज्म में देखी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हिंदू नाम है, उस टाइम इंडिया में जो फॉलोअर्स थे रिलीजन के, उनका जो नाम दिया था हिंदू, वो भी आर्यंस ने ही दिया था। हिंदू नाम जो है वो आर्यंस ने ही इंडियंस को दिया था। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली अवेकेंड थे, इसीलिए इन लोगों का एक होता था हेड। अब जो हेड होता था वो ट्राइब यानी जना कहते थे उस टाइम। जो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप था उसे जना कहते थे। तो उनका जो एक चीफ हुआ करता था हेड, तो ये सुप्रीम पावर था उस टाइम का। और भी बहुत सारी इसने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, जैसे कि सभा, समिति। अब इन सब को क्या होता था कि कुछ को मिलिट्री के लिए दे दिया जाता था, कुछ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग रहते थे जो कि जो हेड था उसके ऊपर देखते थे कि उसको चेक करते थे कि वो सही है, वो क्या है, वो जो काम कर रहा है वो सही है इनके डेवलपमेंट के लिए या नहीं। ये सब इन्हीं लोगों का काम होता था। तो जो हेड था उसकी पावर्स भी कह सकते हैं हम कि डिस्ट्रीब्यूटेड थी। वो जो चाहता सिर्फ वही नहीं होता था। जो बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी बहुत हद तक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था ये पूरे के पूरे एक सिस्टम को रन करने में। हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ रिवर्स के बारे में हम जान लेते हैं जो कि आज के टाइम में जो बोली जाती है, पहले के टाइम में उनका नाम कुछ और था। सबसे पहले सबसे फेमस इंडस नदी जिसे हम कहते हैं इंडस रिवर, उसका नाम पहले था सिंध नदी। उसके बाद हम बात करेंगे झेलम की। तो जो झेलम नदी थी उसको एक पहले के टाइम में एक नाम से बुलाया जाता था जो कि था वितासा। उसके बाद हम बात करते हैं रवि की। रवि को कहा जाता था पुरुषनी। ब्यास को कहा जाता था विपासा। सतलज या फिर सतलज को सुतुद्री। जो सतलज नाम था वो भी सुतुद्री से ही डिराइव किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनको पहले के ऐसे बुलाया जाता था
लेकिन आज के टाइम में ये बोला जाता है, लेकिन असल में इंडस को सिंध बोला जाता था, झेलम को विदासा, रवि को पुरुषनी, व्यास को विपाशा और ये सतलज को सुतुद्री। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे उनके रिलीजन के बारे में। वो लोग रिलीजन कौन सा फॉलो करते थे, तो उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में बहुत ही मतलब वो जो उस टाइम पे वर्णा सिस्टम आ चुका था। फॉलोअर्स वो लोग हिंदू के थे जैसे कि हमने बात की, और हिंदुइज्म में वर्णा सिस्टम आ चुका था। वर्णा में जो लोगों का प्रोफेशन था उसके हिसाब से उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि थे सबसे, मैं बना देता हूँ एक चार्ट था ऐसा। सबसे ऊपर थे उस टाइम ब्राह्मण, तो बड़ा बड़ा सबसे ऊपर उसमें थे ब्राह्मण, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण थे वही सारे के सारे रिलीजियस काम करते थे, सारे रिचुअल सब कुछ परफॉर्म करना इनका ही काम था, चाहे कोई यज्ञ हो या जो भी हो। उसके बाद इनके नीचे आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय थे उस समय के जो राजा महाराजा, उन या फिर जो सिपाही, जो सोल्जर्स, ये सब क्षत्रिय थे। कहा जाता था कि जो क्षत्रिय थे वो लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते थे नेचर में। उसके बाद इनके नीचे आते थे और 2 इम्पोर्टेंट वर्णास, जिसमें से जो सबसे नीचे जिसे रखा जाता था वो था शूद्र, और सबसे ऊपर आई मीन 3rd नंबर पे जिसे रखा जाता था उसको कहते थे, और तीसरे को कहते थे वैश्य। अब जो वैश्य थे वो बेसिकली वो लोग होते थे जो ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन थे, और जो शूद्र थे वो लेबर्स और नौकर जो उस टाइम थे वो शूद्र होते थे। लेकिन उस टाइम बर्थ से कुछ डिसाइड नहीं होता था, प्रोफेशन से डिसाइड होता था। अगर किसी कोई वैश्य है और जो उसका बच्चा है, उसका जो बेटा है, वो एज अ वैश्य पैदा नहीं होता है, वो जब बड़ा होगा उसका, अगर मान लेते हैं उसके काम शूद्र जैसे हुए, अगर वो मान लेते हैं कि वो लेबर बन गया, वो एक नौकर का काम करने लग गया, मजदूरी करने लग गया, तब फिर वो एक वैश्य नहीं, वो एक शूद्र बन जाएगा। लेकिन उस टाइम जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उस टाइम वर्ण सिस्टम सिर्फ लोगों को ऐसे वर्ण देने के लिए ही काम आता था, लोगों को क्लासिफाई करने के काम आता था, डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं। लेटर वैदिक पीरियड जब आया उस टाइम ये थोड़ा रिजिड बन गया, जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड बन गया, और जो शूद्र थे और वैश्य थे उनके साथ अच्छा बिहेव करा नहीं जाता था, उनको थोड़ा सा इल मैनर्ड तरीके से अनटचेबल कंसिडर किया जाता था, यहाँ तक कि शूद्र को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें उनकी इकोनॉमिक लाइफ की, तो उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ था वो कोई मनी नहीं था, कोई करेंसी नहीं थी, वो थे काउस। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी वो ज्यादातर इन काउस के लिए होती थी। उन वॉर्स को कहा जाता था अघन्य, क्योंकि काउ जो थी वो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ थी, और जिसके पास सबसे ज्यादा कैटल, सबसे ज्यादा काउस होते थे, उसको सबसे वेल्दी इंसान माना जाता था पूरे विलेज में, और उस इंसान को कहते थे गोमत। गोमत जो था वो सबसे वेल्दी पर्सन माना जाता था, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा काउस होती थी। सिर्फ काउस ही नहीं, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ था, वो था हॉर्स। और ये काउ जितनी इंपॉर्टेंट थे उस टाइम, उतने ही हॉर्स भी थे। इससे ये पता चलता है कि जो कैटल थे उस टाइम उनका बहुत यूज किया जाता था। और इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर आपको मेरे बारे में और जानना है, मेरे चैनल के और वीडियोस, आगे आने वाले वीडियोस के बारे में जानना है, तो
फिर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तब तक मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।